110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 110 और 120 के बीच की अभाज्य संख्याएं चेक करना है वन बाय वन नंबर्स को, और अभाज्य संख्या को चेक करने का तरीका होता है, उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करना है। 111, 111, 113, 115, 117, 119, 17, 17, 119, ये 13 नम है, 117, 23 पंच 5 से डिवाइड हो जा रहा है ये, और ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड 3 हो रहा है। तो इस तरह से इसको चेक करना होगा अलग से कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं, और चेक करने के लिए बस यही तरीका होगा। 11 का स्क्वायर होता है 121, जो इस 113 से नियरेस्ट बड़ा है, तो 2, 3, 5, 7, बस इन्हीं नंबरों से भाग दे करके चेक करना है। इनमें से किसी से भाग नहीं लगेगा तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा, और ऐसा होगा आप लोग चेक कर लीजिए। विभाजिता के नियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम 2, 3 और 5 के लिए। 7 के लिए सीधे डिवाइड करके देख लीजिए, तो ये भाग नहीं लगेगा, और इस तरह से 113 अपना एकमात्र अभाज्य संख्या है जो 110 और 120 के बीच है। तो आंसर होगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? एक बार फिर से वही बात, अभाज्यता की बात है। इसमें सबसे बड़ा नंबर है 437, तो 437 क्या होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 1, 2 से 21 तक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यही सब अभाज्य संख्या है। और यहाँ तक सप्त के लिए सब में जाना भी नहीं है, भाग दे दे करके चेक करना है वन बाय वन। विभाज्यता के नियम का जहाँ इस्तेमाल हो रहा है वहाँ करते रहिए, और इससे आपका आंसर इसमें निकल के आ जाएगा सही जवाब, और वो सही जवाब होगा 373। बाकी इनकरेक्ट होगा, मतलब बाकी सारे भाज्य संख्याएं भाज्य होगा, और ये 373 अभाज्य होगा। आज का ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, और ये कह सकते हैं कि इस सेशन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल क्या है? सवाल को अच्छे से समझते हैं पहले। संख्याओं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन जाने दिया जा रहा है, कहाँ तक? 98, 99, 100 तक, 100 पर जाकर के रुका है, को परस्पर गुणा किया जाता है। इन सभी संख्याओं को गुणा किया जाता है। गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो संख्या क्या बनेगा ये पूछ नहीं रहा है, ये पूछ रहा है कि जब इस सभी संख्या को गुना कर दिया जाए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 एंड सो ऑन जाते रहे, 99 गुना 100, तो जो पूरा संख्या बनेगा उसमें इधर कोई संख्या बनेगा जिसमें सारे अंक आएंगे 0 से लेकर के 9 तक, और फिर कोई नॉन जीरो यूनिट, नॉन जीरो अंक, और नॉन जीरो अंक के आगे 0 0 0, इस तरह से कितना जीरो यहाँ दाहिने साइड में बनेगा, ये चीज़ वो पूछ रहा है। 24 या 22 या 21 या 11, ये ऑप्शन उसने दे रखा है। अब देखिए, एनालाइज करते हैं इसको। जीरो कैसे आता है किसी संख्या के दाहिनी ओर? तो 2 गुना 5 बराबर 10, एक जीरो आया आगे में, या 10 गुना 5 50, एक जीरो है आगे में, या 4 गुना 15 15 चौका 60, एक जीरो है आगे में। लेकिन ये जीरो आने का रीजन इस 5 में और इस 2 में है। 5 दूना 10, यहाँ एक 5 है और यहाँ एक 2 है। 5 यहाँ भी है, 2 गुना 5 है ये, लेकिन 2 एक ही है, तो एक जीरो आ रहा है। यहाँ 2 गो है, 2 दूना 4, और 5 एक है, 3 गुना 5, तो 1 5 और 1 2 मिलकर के एक जीरो बनाता है। 1 5 1 2, मतलब 2 अधिक मिल जाए 5 कम मिले तब भी जीरो उतना ही बन रहा है। जैसे यहाँ पर 4 गुना 25 बराबर 100, यहाँ 2 को जीरो बन रहा है, तो 2 गो है, 2 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर, 5 भी 2 गो है, तो कुल मिलाकर 2 को जीरो बना। तो जितने 5 और 2 का कॉम्बिनेशन मिलेगा उतना जीरो होगा। तो
1 2 3 4 5 अप टू 100 तक में 2 और 5 का कितना कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। अब देखते हैं पहले ये बात कि जैसे 2 पहले 2 में आ जाता है, फिर 5 में 5 मिलता है। जब 6 पर आते हैं तो यहाँ पर एक 2 मिल जाता है, अभी 5 नहीं मिला है। जब 8 पर आते हैं तो यहाँ 3 2 मिलता है, 2 का क्यूब मिल जाता है। 10 पर आते हैं तो 2 मिलता है और 5 मिलता है। फिर 12 पर आते हैं तो यहाँ भी 2 मिल जाता है, 5 अभी तक नहीं मिलता है। फिर 14 में भी एक 2 मिलता है, 15 में आकर के एक 5 मिलता है। तो 5 कम अवेलेबल है। अगर इससे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो 5 कम अवेलेबल है और 2 ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। 1 से लेकर के 100 तक, जितना तक जाना है उतना तक में, कि पहले 2 अधिक संख्या में अवेलेबल होता है, फिर 5 अवेलेबल होता है। तो कम संख्या में 2 अवेलेबल है और ज़्यादा संख्या में 5। तो काउंटिंग क्या करना है हम लोगों को कि 5 देखना है कि 5 कितना बार आ रहा है 1 से लेकर के 100 तक में। 2 उतना बार मिल ही जाएगा और फिर जितना बार 5 आएगा उतना बार 2 मिल जाएगा। 2 उससे ज़्यादा बार मिलेगा तो उतना का ही कॉम्बिनेशन काम आएगा जो 0 देगा। बाकी का के साथ तो 5 जब तक 5 और 2 मिलेगा तब 0 देगा। किसी का भी कमी होगा तो 0 नहीं मिलेगा। तो काउंटिंग करते हैं तो 5 सबसे पहले 5 पर प्रकट होता है। फिर जब 10 पर आते हैं तो वहाँ पर एक 5 मिलता है ना। यहाँ 10 लिखते हैं। 15 पर 5 मिलता है, 20 पर मिलता है, 25 पर मिलता है, लेकिन 25 पर 2 को 5 मिलता है। 25 पर 5 का स्क्वायर होता है। यहाँ लिखते हैं 30 पर मिलता है, 35, 40, 45, 50, लेकिन 50 पर 5 का स्क्वायर मिलता है। 25 गुना 2 50, फिर 55, 60, अब यहाँ लिखते हैं 65, 70, 75, लेकिन 75 में भी 25 दिया 75 और 25 में 2 को 5 है। 5 का स्क्वायर गुना 3, तो यहाँ भी 2 को 5 मिल रहा है। 80, 85, अब यहाँ लिखते हैं 90, 95, 100, और 100 में भी 5 का स्क्वायर गुना 4, 5 में 25, यहाँ भी 2 को 5 मिल रहा है। तो अब गिनती कर लेते हैं कि कुल कितना 5 मिला है। तो यहाँ एक और 2, 3, 4, यहाँ पर 2 को मिला है तो 4 2 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर 2 को 12, 13, 14, 15, यहाँ पर 2 को 15 2 17, 18, 19, 20, यहाँ पर 2 को 22, 23 और ये 24। तो कुल मिलाकर सभी का गिनती कर लिए हम लोग, 24 5 मिला है। तो 24 0 बनने हैं और मैक्सिमम आंसर इसमें 24 है। 24 मिला भी है हम लोगों को 5, तो 24 0 बनेंगे। तो इसका आंसर हो गया 24। किस तरह से काउंटिंग किए हैं, क्लियर है ना मैटर। इस सवाल को लेकर के जो भी बात करना हो, एक्स्ट्रा बातें, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। और बाकी भी कोई बात हो तो सारी बातें कमेंट बॉक्स में किया कीजिए। कोई एडिशनल सवाल हो, कोई ऐसा सवाल जो आपको परेशान करता हो, या किसी सवाल को लेकर के लगता हो कि सवाल गलत है, सवाल का फ्रेमिंग गलत है, या किताब में या ऑप्शन में कोई गलती है, तो उसको लेकर के भी आप कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें लिख सकते हैं। लिखते रहिए। इस सवाल के बारे में खास बातें और दूसरी और भी बातें कि आज के सेशन का बाकी सवाल भी आर.एस. अग्रवाल की किताब से है। आर.एस. अग्रवाल अंकगणित एस चंद पब्लिकेशन से जो है, और ये सवाल भी उसी किताब से है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस सवाल का जो व्याख्या सॉल्यूशन दिया हुआ है आर.एस. अग्रवाल में, वहाँ पर उसने 21 को आंसर लिखा है। और 21 क्यों आंसर होगा इसको लेकर के उसने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो उनका एक्सप्लेनेशन आप जाकर के देख सकते हैं अगर देखने का इच्छुक है तो, और आप जाकर के जज कीजिए कि क्या ये 21 सही है, या हमने जो एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है जिस तरह से किया है, इस तरह से इतना समय हमने कुछ ज़्यादा समय दिया है इसको काउंटिंग को दिखाने के लिए, क्योंकि हमें अगेंस्ट द लाइन जाना था आर.एस. अग्रवाल के। अब आर.एस. अग्रवाल बहुत बड़े लेखक हैं, उनके अगेंस्ट अगर बोलना था तो
थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमने कुछ ज़्यादा किया है इसको लेकर के, 1 बाय 1 काउंटिंग इस तरह से किया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को और एक्सप्लोर कीजिए। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ हम लोग अपना यूजुअल x का इस्तेमाल करते हैं। 48 गुना x बराबर 173 गुना 240। जैसा उसने कहा है कि 48 को किसी एक संख्या से गुना करना है, हम लोग अज्यूम कर ले कि x से गुना करने पर ये हो रहा है 173 गुना 240। तो x बराबर क्या होगा 173 गुना 240 बटा 48 48। अब ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 या 15 और ये 7 पंजा 35, 1 36 6 3 1 बजे 5 3 8 865 आ गया इसका आंसर। 865 है, इसमें तो 665 685 टिक किया हुआ है। एक बार फिर से हम लोग अपना कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 173 गुना 240 डिवाइडेड बाय 48, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, ये कोई दिक्कत नहीं। 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, 1 36 6 हासिल 3, 1 पंजे 5 3 8 865। तो इसका आंसर 865 होगा और ये गलत होगा। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 463 से भाग देते हैं, जो भागफल बचेगा उसको माइनस कर देंगे और उसको माइनस कर देने से जो आंसर होगा, ऐसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक और 9 चाहिए यहाँ, और 463 से भाग देना है। यहाँ भागफल कुछ आएगा, कुछ शेषफल आएगा, जो भी शेषफल आएगा उसको इसी सबसे बड़ी संख्या जो 5 अंकों की है उसमें से माइनस कर देना। इस शेषफल को यहाँ हम x डबल x लिख देते हैं, फिलहाल ट्रिपल x जो भी हो, और जो बनेगा वही आपका आंसर होगा इस सवाल के लिए। इसमें लिखा हुआ है 99.545। तो आप लोग इसको भाग दे करके चेक कर लीजिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती, वैसे नहीं हो सकती लिखा हुआ है। तो यहाँ एक टेक्निक यूज होता है कि 2 3 7 8, ये जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर किसी भी वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर नहीं आता है। नहीं आता है उसका रीजन यही है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो कैसे हो रहा है जी, और 10 का स्क्वायर 100 कर लेते हैं, वो भी 10 का स्क्वायर 100। तो 0 1 4 9 6 5, 0 1 4 9 6 5। अब 5 के बाद वापस 6 9 6 9 4 1 0। तो यही साइकिल चलता है। यही वो अंक है जो किसी भी वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर हो सकता है। ये 6 अंकों में से कोई एक, और बाकी जो 4 अंक है 2 3 7 और 8, ये चारों अंक किसी भी वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर नहीं हो सकता है। तो इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल है ऐसा, और ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस सवाल का आंसर लिखने के लिए। बाकी जो 3 नंबर है, ऑप्शन नंबर 1 2 और 3, ये सब वर्ग संख्या है। इसका आप वर्गमूल निकाल करके चेक कर सकते हैं। ये इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इन तीनों नंबर का वर्गमूल निकाल के देखिए कि किस संख्या का वर्ग है। इसे निश्चित रूप से किसी न किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। और एक और बात, ये सवाल भी चूंकि RS अग्रवाल से ही सवाल है, तो उसने इसमें ये ऑप्शन मैंने चेंज किया हुआ है। इस पर कोई और ऑप्शन था, जो ऑप्शन था वो कुछ ऐसा था 29 5 6 1, और ये एक वर्ग संख्या नहीं है। इसको आप चेक कीजिए जो ऑप्शन उसने लिखा है।
अब ये सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग, वर्ग संख्या होना, पूर्ण वर्ग होना, दोनों एक ही बात है। 3, 4, 5, 6, 8 से में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो इन सब से पूर्णतया विभक्त होने वाला सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो इन सब का एलसीएम होगा। तो सबसे पहले तो इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। वो क्या बन रहा है? 3, 4, 5, 6, 8। 3, 4, 5, 4 का 2 हो जाएगा ना। 3, 4, फिर 2 से 3, 1, 5, 3, 2, और अब 3 से 1, 1, 5, 1, 2, क्या बन गया? 2 का क्यूब हो गया गुना 3, यही हुआ एलसीएम। और एक 5 यहाँ पर है, 3 गुना 5, तो 2 का क्यूब गुना 3 गुना 5, ये 2 का क्यूब हो रहा है। हाँ, 2 का क्यूब हो रहा है। तो 2 का क्यूब गुना 3 गुना 5। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो यहाँ भी पूर्ण वर्ग होने चाहिए। तो 2 का क्यूब है तो एक 2 चाहिए, चाहे 2 पर पावर, इवन नंबर में सम संख्या में पावर होने चाहिए। यहाँ भी सम संख्या, और सबसे छोटी सम संख्या 2 बनेगा यहाँ, तो एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए। तो 2 गुना 3 गुना 5, इतना एक्स्ट्रा चाहिए पहले से जो नंबर है उसमें। तो देख लेते हैं कितना संख्या चाहिए अब। तो 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, गुना करने पर कितना बनेगा? 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इससे तो 100 मिल जाएगा। और जो बचा है ये 2 दूनी 4, 4 गुना 9 36, और ये 13600। इस तरह से हमने गुना कर लिया। आप लोग गुना आराम से करके चेक कर लीजिए, ये गुना होगा। जो जो एलसीएम मिला है, जो लघुत्तम समापवर्ती मिला है, वो मिला 2 का क्यूब गुना 3 गुना 5। अब यहाँ पर 2 का क्यूब है तो ये वर्ग संख्या नहीं है, इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए इसको सम संख्या में होना चाहिए पावर। तो सम संख्या, तो 3 से नज़दीक सम संख्या जो है वो 4 है, तो 2 पर पावर 4 कर दिया जाए। 3 पर पावर 1 है तो 3 पर पावर 2 किया जाए, और 5 पर पावर 1 है तो 5 पर पावर 2 किया जाए, और इस सब को गुना कर दिया जाए। जो भी गुना करने पर बनेगा वही आंसर होगा, और वो 3600 हो रहा है। अब ये सवाल करते हैं, 3 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो सवाल ये है, 6, 9 और 12 तीनों से भाग देना है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, और इस कंडीशन ये है कि 3 शेष बचने चाहिए हर बार। तो 3 अंक की पहले सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर लेते हैं जिसमें इस तीनों से भाग लगे। तो वो संख्या क्या होगा? तो पहले तीनों से भाग लगने वाला सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं, और वो होता है इन तीनों का एलसीएम। तीनों से भाग लगने वाला सबसे छोटी संख्या, इस संख्याओं का एलसीएम। तो एलसीएम कुल मिलाकर ये आ रहा है, क्या हो रहा है एलसीएम? तो 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, तो 36 हो गया जिसमें तीनों से भाग लगेगा। अब 36 से जिसमें भाग लगेगा उसमें इन तीनों से भाग लगते रहेगा, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होता है 999। इससे 36 में भाग दे करके देख लेते हैं। तो 36 से भाग देने पर ये हो जाएगा कितना हो रहा है? 7, 2, 27। 27 शेष बच रहा है। अगर इसमें से 27 माइनस कर देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो 999 माइनस 27, ये बच गया 2, 7, 9, 972। तो 972 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसमें इन तीनों से पूरा पूरा भाग लग रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पर इस सवाल के लिए? 3 शेष बचने चाहिए। तो इस 972 में +3 कर दिया जाए तो ये जो 3 प्लस होगा ये शेष बचा देगा, और इस तरह से आंसर हो गया 975। अब ये सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त कर दे।
इन सबको विभाजित करना है सबसे बड़ी संख्या से, और वो होता है इन सबका महत्तम समापवर्तक HCF। महत्तम समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक अगर एक से बड़ा दो से अधिक, दो अगर केवल दो संख्या होता तो सबसे बेहतर तरीका होता है भाग विधि, बढ़िया होता है। लेकिन ज़्यादा संख्या है तो अब बेहतर तरीका होगा कि गुणनखंड विधि से लिया जाए। तो ये क्या होगा, 147 बराबर 21 गुना 7, ये 168, ये 21 गुना 8 20 8 160, 1 8 8 20 7 140, 1 7 7 210। यहाँ भी 21 तो साफ साफ दिख रहा है, 21 गुना 10 और 315, इसमें 21 है, एक बार देख लेते हैं। 315 21 1 21 0 105 बिल्कुल 21 गुना 15। तो 21 फैक्टर के तौर पर हर जगह है। क्या 21 से बड़ा कोई फैक्टर बनेगा? यहाँ 15 में 3 और 5 है, यहाँ भी 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो 5 फैक्टर में नहीं आ रहा। अब यहाँ 3 है, इधर कहीं 3 नहीं है, तो इसका मतलब इस 21 के अतिरिक्त कोई और कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो 21 आंसर हो गया। और वैसे भी ये दो ऑप्शन तो ऐसे भी आंसर नहीं होना है, 7 नहीं होगा, 21 आंसर हो गया इसका। अब ये सवाल है, किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। 600 के 75% का 2/3, 600 के 75% का 2/3, 75% मतलब 75/100, 2/3 का मतलब 2/3 कर देते हैं, क्या बन रहा है 25 या 75, 25 गुना 50, 50 से अगर 300, ये 300 हो गया। अब अगर वो संख्या x है तो x माइनस 300 बराबर 320, तो x बराबर हो गया 320 प्लस 300 बराबर 620, तो 620 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से ये आज का सेशन कंप्लीट हुआ।